मैं अक्षर नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर सेकंड सामाजिक समस्या है। उसमें एक यूनिट है जिसमें है दहेज प्रथा एवं विवाह विच्छेद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दहेज प्रथा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि वास्तव में दहेज प्रथा क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या परिणाम हैं। तो विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं। दहेज प्रथा हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से एक बहुत ही भीषण और गंभीर समस्या है, और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, दहेज की समस्या ने एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। शिक्षा सामाजिक समस्याओं को कम करने में अपना योगदान देती है, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बढ़ती जाती है, और दहेज प्रथा उन्हीं में से एक है, जो कि एक ऐसा विकराल रूप धारण किए हुए है एवं समाज के लिए एक गंभीर और ज्वलंत समस्या है। अब यदि हम बात करें कि किसी भी परिवार में कोई लड़का चिकित्सक, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुशल व्यापारी या संपन्न परिवार से संबंधित है, तो जितना अधिक संपन्न परिवार होगा, दहेज के लिए उतनी ही राशि देनी पड़ेगी, या यूँ कहें कि उतनी ही अधिक उसकी बोली लगती है। दूसरी तरफ यदि शिक्षित कन्या होगी, सुंदर कन्या होगी, है ना, तो भी दहेज के अभाव में उसको उपयुक्त वर नहीं मिल पाता। तो ये जो दहेज को लेकर वर्ष दर वर्ष भारत में जो बहुत नवविवाहिता हैं या जिनकी नया नया विवाह हुआ है, वो जो आत्महत्या करती है या उन्हें ससुराल पक्ष द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पिशाच हैं, उन्होंने विवाह की जो पवित्रता है उसको समाप्त कर दिया है। तो हम सभी का एक दायित्व है कि जो दहेज रूपी दानव है, इसकी होली जलाएं, अर्थात इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, और विवाह नामक जो पवित्र बंधन है, विवाह नामक जो पवित्र संस्कार है, उसके लिए हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि वो जो उसका जो विकृत रूप है उसको उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका विकृत स्वरूप क्या हो सकता है। अब यदि सामान्य शब्दों में हम बात करें तो दहेज उस धनराशि या संपत्ति को कह सकते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, अर्थात लड़की के पक्ष द्वारा लड़के के पक्ष को जो विवाह में जो राशि दी जाती है वो दहेज कहलाता है। फेयरचाइल्ड ने कहा है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के समय या अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। सेम वही चीज़ फेयरचाइल्ड ने कही है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार, और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको डायरेक्ट भी छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। दहेज का अर्थ ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जिसमें विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी दूसरे पक्ष द्वारा अथवा उसके किसी व्यक्ति के विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद एक आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया हो। अब इसके अनुसार यदि इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों पक्षों ने किसी ने भी विवाह के समय, विवाह के पश्चात या विवाह के पहले जो शर्तें रखी जाती है कि आपको इतनी धनराशि विवाह के एवज में देनी पड़ेगी या देनी आवश्यक है, तो वो जब एक शर्त के रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो वो दहेज कहलाता है। अब दहेज की यदि हम विस्तृत परिभाषा देखेंगे तो इसके अंदर वर मूल्य और कन्या मूल्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं, अर्थात केवल दहेज के अंतर्गत हम वर मूल्य को नहीं रखते हैं। यदि वर पक्ष द्वारा या वधू पक्ष द्वारा दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा ये राशि दी जाती है तो वो दहेज के रूप में मानी जाती है। परंतु इसमें एक स्पष्ट अंतर हमें होना चाहिए कि उपहार और दहेज जो दोनों चीज़ें हैं
उनमें एक स्पष्ट अंतर है। दहेज क्या होता है? दहेज एक आवश्यक शर्त होती है जो कि दोनों पक्षों द्वारा विवाह के पहले अथवा पश्चात रखी जाती है, जबकि उपहार क्या होता है? उपहार व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा, वर्तमान जो समय है उसमें दहेज प्रथा का स्वरूप इतना विकृत कर दिया गया है, इतना विकृत हो गया है कि जब विवाह संबंध तय होते हैं तो उसी समय सौदेबाजी की जाती है। उसी समय ये बताया जाता है कि आप विवाह के एवज में इतनी धनराशि अथवा इतनी वस्तुओं का लेन देन करेंगे, और जो लड़की के परिवारजन हैं उसको उस धनराशि को जुटाने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद तक बेचनी होती है। और वर्तमान में भारत में प्रतिदिन दहेज के कारण 19 महिलाओं तक की मृत्यु हो जाती है, अर्थात या तो उनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है या दहेज के लालच में ससुराल पक्ष द्वारा उनको जला दिया जाता है अथवा उसको मार दिया जाता है। तो ये भारतवर्ष में एक गंभीर समस्या बन के उभरी है। अब हम लोग देखेंगे कि दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं, कि वे कौन से कारण हैं जिससे दहेज प्रथा में इतनी अधिक वृद्धि हुई और दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो पहला है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। यदि हम बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ जीवन साथी चुनने के लिए क्षेत्र बहुत सीमित है। जैसे यहाँ गोत्र बहिर्विवाह और जाति अंतर्विवाह का नियम है, मतलब अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं किया जाएगा और अपने गोत्र के अंदर विवाह नहीं किया जाएगा। तो जब ये सीमित क्षेत्र हो जाते हैं जीवन साथी चुनने के, तो व्यक्ति बन जाता है इसके लिए कि उसे यहीं पे विवाह करना आवश्यक है, और इसलिए वह उसको उपयुक्त वर भी नहीं मिल पाता, और साथ ही क्या होता है, साथ ही दहेज नामक समस्या पैदा होती है। दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने दहेज प्रथा का प्रेरक तत्व है या दहेज प्रथा को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। जब बाल विवाह होते हैं या कम उम्र में विवाह होते हैं तो दहेज की अधिक मांग होती है, क्योंकि जो विवाह करने वाले हैं या जिनका विवाह हो रहा है उनमें इतनी समझ विकसित नहीं होती है, और समझ के अभाव में जो माता पिता है उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वमान्य हो जाते हैं। तीसरा है विवाह की अनिवार्यता। अब हमारे जो देश में, भारत देश में एक बहुत बड़ा कारण है ये कि विवाह नामक संस्था की अनिवार्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना आवश्यक है। ऐसा समाज में समझा जाता है या ऐसा सामाजिक रूप से माना जाता है। तो जब विवाह की अनिवार्यता होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है, और इसलिए वह उसको विवश होकर दहेज देना पड़ता है। चौथा है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह के अंतर्गत प्रत्येक लड़की को अपने से उच्च कुल में विवाह करने की स्वतंत्रता होती है, अर्थात यह किया जाता है या यह माना जाता है कि प्रत्येक लड़की को अपने से बराबर या उच्च कुल में ही विवाह करना होगा, और जब कुल बड़ा होगा या अधिक धनवान होगा, वर पक्ष अधिक धनवान होगा, तो दहेज की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। अगला है शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। अब जो दहेज है उसको सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक भी माना जाता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक दहेज देगा या लेगा उसकी समाज में प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी। यदि हम व्यावहारिक रूप से बात करें तो हम देखेंगे कि जब समाज में वर पक्ष द्वारा दहेज लिया जाता है तो समाज द्वारा ये जानने का प्रयत्न किया जाता है कि कितना दहेज आया, या जब वधू पक्ष द्वारा दिया जाता है तब भी यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि आपने अपनी लड़की के विवाह में कितनी अधिक धनराशि दहेज स्वरूप दी है। तो जब सामाजिक प्रतिष्ठा का ये विषय बन जाता है तो दहेज प्रथा में निरंतर वृद्धि होती है। अगला है धन का महत्व। अब विवाह के अंतर्गत धन का सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ महत्व बढ़ जाता है, और धन का महत्व बढ़ने से दहेज में भी वृद्धि होती है। काले धन की वृद्धि।
इसका एक कारण प्रेरक तत्व यह भी है कि जब काले धन में वृद्धि होती है तो जो वधू पक्ष है उसके द्वारा भी अधिक से अधिक दहेज देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाता और वर पक्ष द्वारा भी उस धन को छुपा कर रखा जाता है। अर्थात काले धन में निरंतर वृद्धि होती है और इसका ये कारण भी है और परिणाम भी है। इसको दोनों में ही सम्मिलित किया जा सकता है। अब अगला है महंगी शिक्षा। जब वर पक्ष द्वारा दहेज संबंधी शर्तों को रखा जाता है या ये समझौता किया जाता है तो उसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो शिक्षा वर्तमान में शिक्षा है वो अत्यधिक महंगी है और वर पे जो शिक्षा पे जो खर्च हुआ है वो ये प्रयत्न किया जाता है कि वधू पक्ष द्वारा लिया जाए। अर्थात महंगी शिक्षा भी दहेज का एक कारण है। अगला है प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा। सेम बात की सामाजिक प्रतिष्ठा या जो दिखावे के द्वारा जो झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है वो भी इसका एक प्रेरक तत्व है। एक है गतिशीलता में वृद्धि। अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी अधिक से अधिक गतिशील हो रही है और जैसे जैसे धन का महत्व बढ़ रहा है तो दहेज नामक समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज गतिशील होगा, धन का महत्व बढ़ेगा तो दहेज लेना और देना दोनों ही उसका आवश्यक तत्व समझा जाने लगेगा। अगला है सामाजिक प्रथा। यदि हम बात की जाए तो हमारा जो समाज है या स्पेशली भारतवर्ष में बात की जाए तो अधिकतर पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज है और जिसमें स्त्री को निम्न स्थिति में रखा जाता है या देखा जाता है और पुरुष प्रधान समाज पाए जाते हैं। तो शुरुआत से ही सामाजिक प्रथा के रूप में कि वर पक्ष को वधू पक्ष के द्वारा कुछ धनराशि दी जाएगी, तो ये सामाजिक प्रथा के रूप में है, इसलिए भी ये एक इसका प्रेरक तत्व है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा। एक इसका कारण ये भी है कि आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है, जैसे जैसे समाज गतिशील हुआ है और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तो धन के लालच में या धनराशि अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लालच में दहेज में अधिक वृद्धि हुई है। और यदि वर पक्ष में वर योग्य है, अधिक योग्य है या अच्छा व्यापारी है या अच्छी पोस्ट पे है तो खुद ब खुद दहेज प्रथा में वृद्धि होगी। अब देखेंगे हम लोग दहेज प्रथा का समाज पर प्रभाव या परिणाम, कि दहेज प्रथा के फलस्वरूप समाज किस प्रकार से विकृत हुआ है एवं किस प्रकार से सामाजिक समस्या ये और अधिक गहरी होती जा रही है एवं इसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है। पहला है बालिका वध। अब स्पेशली बात की जाए राजस्थान की तो ये एक गंभीर समस्या है कि दहेज प्रथा के कारण जो लड़कियां हैं या तो उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है या फिर उनके पैदा होने के पश्चात उन्हें मार दिया जाता है अथवा फेंक दिया जाता है, जो कि यदि हम समाचार पत्रों में देखें या समाचार में देखें तो हमें कुछ न कुछ दिन भर में एक या दो न्यूज़ ऐसी ज़रूर आती है जब हमें ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। और जब बालिका वध किया जाता है तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि जब बालिका बड़ी होगी तो उसका विवाह माता पिता को करना पड़ेगा और निर्धनता के चलते वो दहेज देने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए बालिका का वध किया जाता है और राजस्थान में ये है गंभीर समस्या है। दूसरा है पारिवारिक विघटन। दहेज प्रथा के फलस्वरूप परिवार टूटने लगते हैं, अर्थात पारिवारिक विघटन होने लगता है कि जो संयुक्त परिवार थे वो धीरे धीरे एकल परिवार में बदलने लगे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी धनराशि कमाकर या अपनी धनराशि जुटाकर वो अपना कार्य करना चाहता है, तो इसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होते हैं। तीसरा है ऋणग्रस्तता। जब वधू पक्ष द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऋण दिया जाता है और तो उसे अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचनी पड़ती है अथवा कर्ज लेना पड़ता है और वो उस कर्ज के बोझ के तले इस प्रकार से दब जाता है कि जीवन पर्यंत वो ऋणग्रस्तता में रहता है और इससे अनेक समस्याएं होती हैं, चाहे वो बंधुआ मजदूरी हो या जीवन पर्यंत किसी अन्य के यहाँ मजदूरी, साथ ही गरीबी में जीवन जीना हो। ये सब परिणाम इसके होते हैं। अगला है आत्महत्या।
वधू के लिए आत्महत्या का एक ये बड़ा कारण है, या किसी लड़की के लिए आत्महत्या का बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही जो वधू के माता पिता हैं उनके लिए भी ये आत्महत्या का बड़ा कारण वो बन सकता है। अगला है निम्न जीवन स्तर। दहेज देने के कारण जो निर्धनता एवं जो गरीबी और ऋणग्रस्तता होती है उससे वधू के माता पिता का जीवन निम्न जीवन स्तर हो जाता है और वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में अक्षम होते हैं। अगला है बहुपत्नी विवाह। अब दहेज के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुपत्नी विवाह में वृद्धि होती है कि यदि दहेज दिया जाएगा तो किसी व्यक्ति की जितनी अधिक पत्नियां होगी तो दहेज की मात्रा उतनी कम होती जाएगी, इसलिए बहुपत्नी विवाह भी इसका एक परिणाम है। अगला है बेमेल विवाह। बेमेल अर्थात चाहे वो आयु का अंतर हो, जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति की शादी या एक 50 साल के व्यक्ति की शादी एक 20 साल की लड़की से होना, तो ये बेमेल विवाह है। और ऐसे विवाह में दहेज को नकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेमेल विवाह है। तो दहेज ना देने के लालच में व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह या वधू का विवाह इस बेमेल विवाह कर देता है। अगला है विवाह की समाप्ति। और जब दहेज प्रथा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो विवाह की समाप्ति पर जोर दिया जाने लगा है और माना जाने लगा है कि विवाह की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। अनैतिकता में वृद्धि। अब ये सारे जब हम पढ़ते हैं कि दहेज से क्या परिणाम होते हैं, तो इसमें अनैतिकता तो सर्वप्रथम सबसे पहले ही हो जाती है जब वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से ये मांग की जाती है कि आप इतनी धनराशि हमें देंगे, तो समाज स्वयं ही अनैतिक हो जाता है, व्यक्ति में अनैतिकता में वृद्धि हो जाती है। अगला है अपराधों को प्रोत्साहन। जब दहेज अधिक दिया जाएगा तो अपराध खुद ब खुद अधिक होंगे। दहेज के धनराशि को जुटाने में जो लड़की के माता पिता हैं उनके द्वारा अनैतिक कार्य किए जाएंगे, अपराध किए जाएंगे और प्रयत्न किया जाएगा कि अधिक से अधिक दहेज दिया जाए और इस लालच में वो कोई ना कोई अपराध करेंगे। अगला है स्त्रियों की निम्न स्थिति। अब जब दहेज प्रथा की हम बात करते हैं तो शुरुआत में ही हम ये देखेंगे कि स्त्रियों की निम्न स्थिति है, इसी वजह से दहेज दिया जाता है। समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न है, इसीलिए दहेज लिया और दिया जाता है। इसी के साथ अनेक कारण हैं, जैसे बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या जो कि हम बालिका वध की भी हमने बात की थी, और महिलाओं के प्रति अत्याचार और हिंसा की जब बात करते हैं कि दहेज में अधिक वृद्धि होगी। अच्छा, विवाह के पश्चात भी दहेज की मांग की जाती है, तो विवाह के पश्चात यदि दहेज की मांग की जाएगी तो महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा और प्रयत्न किया जाएगा कि अधिक से अधिक धनराशि वधू के द्वारा अपने घर से लाई जाए और ऐसा नहीं होने पर उनके ऊपर अत्याचार और उनके ऊपर हिंसा की जाएगी। तो ये अनेक ऐसे परिणाम हैं जो दहेज के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब जो दहेज लेने वाले हैं या देने वाले हैं वो उसके पक्ष में अनेक तर्क भी देते हैं, जैसे इससे स्त्री शिक्षा में बढ़ोतरी की संभावना होती है, नव दंपत्ति को घर बसाने में सहायता मिलती है, दहेज के फलस्वरूप स्त्री का सम्मान परिवार में बढ़ता है, वही सामाजिक प्रतिष्ठा की जो बात करते हैं हम। दहेज की अधिक मांग को पूरा न करने के कारण लड़की अन्य जाति में बिना दहेज की विवाह करती है तो अंतर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति को बल मिलता है। तो ये सभी पक्ष में तर्क हैं कि अधिक अगर दहेज की मांग होगी तो लड़की बिना दहेज की विवाह करेगी और इससे अंतर्जातीय विवाह को बल मिलेगा या उसकी प्रवृत्ति को बल मिलेगा, अर्थात जो सीमित क्षेत्र विवाह का वो विस्तृत क्षेत्र बन जाएगा। परंतु ये तर्क केवल वो हैं जहाँ पे जो इसके पक्ष में तर्क देने वाले हैं, जिनको दहेज का लालच है, लोभ है, अथवा जो दहेज के पक्षधर हैं। अब दहेज प्रथा के निराकरण के कुछ सुझाव हैं, जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, कि शिक्षा में वृद्धि होगी, स्त्री शिक्षा में वृद्धि होगी तो दहेज में, जब स्त्रियां योग्य होगी, लड़कियां योग्य होगी तो स्वतः ही दहेज में कमी आएगी। दूसरा है जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, जब विवाह का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, चुनाव की स्वतंत्रता होगी, अंतर्जातीय विवाह होंगे
तो खुद ब खुद इसमें कमी आएगी। अगला है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह अर्थात जब जाति से बाहर विवाह करने लगेगी, लड़कियों के द्वारा जाति से विवाह अथवा स्वेच्छा से विवाह किया जाने लगेगा तो स्वतः ही दहेज प्रथा में कमी आएगी। अगला है लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए, कि लड़कों को इसके लिए प्रेरणा दी जाए या जो नए नवयुवक हैं उनको ये प्रेरणा दी जाए कि आप स्वावलंबी बनो, अपना कार्य स्वयं करो, धन कमाने के लिए दहेज जैसे दानव का सहारा मत लो। स्वस्थ जनमत, युवा आंदोलन, दहेज विरोधी कानून, ये सभी चीज़ें हैं जो दहेज प्रथा के निराकरण के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करेंगे दहेज प्रथा के निवारण के लिए प्रमुख सरकारी कानून कौन कौन से हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 एवं संशोधन 1986 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसमें लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तो यदि दहेज कोई लेता है अथवा देता है या इसमें सहयोग करता है तो इसमें 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला है दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित हैं, के अंतर्गत 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो धारा 498A भी दहेज उत्पीड़न के लिए बनाई गई है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई किसी वधू का वर या अथवा उसका रिश्तेदार कोई भी संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं की अवैधानिक मांग करता है या विवाह के समय कोई शर्त रखता है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है। यदि लड़की का विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। कि यदि 7 साल के अंदर अंदर ये साबित हो जाता है कि वधू की मृत्यु अथवा लड़की की मौत उससे दहेज की प्रताड़ना के फलस्वरूप हुई है, तो आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष का कारावास की संभावना हो सकती है। तो चलिए, आज का यह वीडियो दहेज प्रथा से संबंधित था, जिसमें हम लोगों ने दहेज का अर्थ, परिभाषा, साथ ही कारण परिणामों के बारे में चर्चा की। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही समाज की समझ को समझने के लिए एवं समाज की समझ को बढ़ाने के लिए एवं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए, ताकि दहेज रूपी जो दानव है वो उसको ख़त्म किया जा सके और हमारे समाज का जो विकृत रूप है उसमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद।